नमस्कार। सज्जन इंग्लिश मीडियम स्कूल नाट्य जुगना से। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है झाकिर अली, जिसका नाम है रजनीश, जिनका जन्म सन 1975 में हुआ था। रजनीश उसका उपनाम है। झाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनके वैज्ञानिक विषय में लिखने की सविशेष रुचि है। इनको वैज्ञानिक विषयों के ऊपर लिखने की ज़्यादा उनको रुचि है। रुचि मतलब उसकी इच्छा है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। उन्होंने कुल अभी तक 63 बुक्स लिख डाली है। इनमें चमत्कार, सपनों का गाँव, विज्ञान की कथाएँ आदि मुख्य है। ये जो 3 है उनकी मेन बुक्स है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। गिनी पिग और समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास मतलब उनकी फेमस बुक है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनको कई सारे लिखने के कारण, अच्छी बुक्स लिखने के कारण कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। प्रस्तुत पाठ की बात यहाँ पर कर रहे हैं अभी कि एक नई शुरुआत, एक वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति, एक नई शुरुआत, एक वैज्ञानिक संशोधन। वैज्ञानिक जब नया संशोधन कोई करते तो उसके बारे में कहानी बताई गई है। दिस इज नॉट अ रियल स्टोरी, दिस इज ओनली स्टोरी। ओके। इस कृति में मानव देह को तरंगों के में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मानव देह को मतलब पूरा हमारा बॉडी जो होता है वो तरंगों के माध्यम से यहाँ से दूसरी ओर भेज देने का, ऐसी अत्याधुनिक मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसके संबंधित जो भी प्रयोग है उसके हैरत अंगेज मतलब कि दिलचस्प, आपको आगे क्या होगा वो जानने की रुचि होगी, ऐसे रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक्चुअली में कभी मानव देह तरंगों के माध्यम से एक जगह पर दूसरी जगह पर जाता नहीं, मतलब बट ये एक लेखक की काल्पनिक विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ऐसा कभी रियल में होता नहीं है, लेकिन ये एक काल्पनिक बात है। लेखक ने एक बुक विज्ञान की जो वैज्ञानिक विषयों पर उनको लिखने की ज़्यादा रुचि है, इसलिए उन्होंने ये लेसन लिखा है। एक्चुअली में कभी मानव तरंगों के माध्यम से मानव देह को एक ओर से दूसरी ओर भेजा नहीं जा सकता। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। यहाँ पर 2 वैज्ञानिक थे, उनकी अद्भुत सिद्धि, उन्होंने जो ये मशीन बनाया था वो सब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आओ चलते हैं लेसन की ओर। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन में के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। प्रक्षेपण यंत्र मतलब फेंकने वाला यंत्र, फेंकना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक थे माधवन। प्रोफेसर रामिस और उसके सहायक थे माधवन। आज दोनों के लिए, उनके जीवन के लिए अद्भुत क्षण था, क्योंकि आज जो होने वाला था वो अद्भुत भी नहीं असंभव भी था। अद्भुत तो ठीक था, असंभव इम्पॉसिबल था। मानवता के इतिहास में मतलब जब भी आज मानव बने तब से लेकर आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा यंत्र के ऊपर परीक्षण होने जा रहा था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों के द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। मानव प्रक्षेपण यंत्र, प्रक्षेपण मतलब मैंने बोला ना कि फेंकने वाला यंत्र। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण, द्रव्य मतलब वस्तु, पदार्थ, अलग अलग जो भी आप नाम दो। यहाँ पर कुछ भी उपकरण के हम यहाँ पर बात करें, ये 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। 2 खंड मतलब आधा इस रूम में था, आधा ये रूम में था। मशीन का एक पोर्शन इधर था, मशीन का जो दूसरा जोड़ी था वो दूसरे रूम में था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर के प्रयोगशाला में था, दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में उपस्थित किया गया था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में मतलब प्रोफेसर जहाँ पर ये सारी एक्सपेरिमेंट करते थे लेबोरेटरी में था, और दूसरा लेबोरेटरी से 500 मीटर दूर जो उनका सहायक था माधवन, उनके घर पर स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। जो भी फॉर्मेलिटी करनी थी, मतलब कि जो भी कमांड देने थे वो सब दे दिए, और लास्ट कमांड था, आखिरी कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा, मतलब प्राउड फील करते उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था।
कोई वो काम कोई भी कार्य करे, उस कार्य में सफल हो जाए तो हमारे चेहरे पर है वो एक अलग टाइप की एक रोशनी, एक चमक आ जाती है। वैसी चमक प्रोफेसर आमिस के चेहरे पर आ गई थी। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर आमिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चलित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। कुछ ही पल में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दे दिया, मतलब प्रोसेस नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस। ऐसा इट मीन्स दैट नॉट कंप्यूटर सेड दैट बट आई टेल यू दैट कंप्यूटर गिव अ सिग्नल लाइक दैट द प्रोसेस इज कंप्लीट, नाउ यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू। प्रोफेसर आमिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन के द्वारा अलर्ट कर दिया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चलित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। मतलब वो जो प्रयोग करने वाले थे वो खुद के ऊपर ही करने वाले थे, इसलिए उन्होंने पहले फ़ोन करके माधवन को बोल दिया कि अब प्रोसेस में शुरू कर रहा हूँ। और जो कंप्यूटर चलित जो उन्होंने चैम्बर बनाई थी प्रक्षेपण यंत्र था कि तरंगों के द्वारा मानव शरीर को एक जगह से दूसरी जगह की ओर भेजने का वो जो चैम्बर बने थे उसमें वो धड़कते दिल के साथ बैठ गए और अगले क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। और अगले क्षण जैसे ही प्रोफेसर आमिस चैम्बर में बैठ गए वैसे यंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साजे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुआ था। दूसरे छोर पर माधवन अपने घर पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एकदम आंखें गड़ाए, मतलब कि बस कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर ही उसका ध्यान था और कहीं पर ध्यान नहीं था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होने का प्रारंभ हो गया था। प्रोफेसर का मूल शरीर था वो मूल तत्वों में से विभक्त मतलब अलग होना शुरू हो गया था। बस कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उनके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब प्रोफेसर आमिस से वह पहली बार मिला था। बस कुछ ही क्षणों की बात थी क्योंकि प्रोफेसर आमिस का जो बॉडी थी वो अब अलग अलग होने लगी, तरंगों में बदलने लगी थी, लेकिन वो कुछ ही क्षणों की बात थी। लेकिन माधवन को वो क्षण एक क्षण मतलब सेकंड, एक सेकंड है वो एक साल जैसी लग रही थी। और इसी बीच वो अपनी पुराने ख्यालों में खो गया जब वो प्रोफेसर आमिस से पहली बार मिला था। वैसा ही उसको याद आता है जब वो प्रोफेसर आमिस से कैसे उसकी मुलाकात हुई, कब मिला। वैसा ही गर्मी का दिन था जब प्रोफेसर आमिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा था। माधवन प्रोफेसर आमिस के जिगरी दोस्त आनंद का सिफारिश पत्र लेकर उसको मिलने के लिए उसकी लैब पर पहुंचा था। उस समय वे कंप्यूटर पर झुके हुए थे, मतलब कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर आमिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन का परिचय लिया, उसका इंटरव्यू लिया और सहसा ही उसको सहर्ष मतलब खुशी के साथ उसको अपने साथ काम करने के लिए परमिशन दे दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा कि सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसने जो प्रोफेसर आमिस काम कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर, तो माधवन ने उस पर नज़र डाली पर लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। तो उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि आनंद सर बता रहे थे कि आप कोई विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। प्रोफेसर आमिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। पहले तो प्रोफेसर आमिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा और फिर कंफर्म किया कि ये जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसकी बात मैं इसके साथ शेयर करूँ या नहीं, ये उन्होंने उनके चेहरे से भापा, नाप लिया कि इसके साथ बात करनी चाहिए नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में जाकर उसे परख लेना उचित समझा। उसे माधवन के ऊपर विश्वास तो था कि आनंद की सूची है, इसके साथ आनंद की सूची मतलब आनंद का पहचान वाला है तो अपना ही पहचान वाला हुआ, लेकिन उसने परख लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। बाद में उन्होंने लंबी सांस ली मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सोचे, थोड़ी देर रुके, थोड़ा सोचा कि बताओ या ना बताओ, थोड़ा कन्फ्यूजन किया। बाद में जब उन्हें विश्वास आ गया माधवन के ऊपर, तब उन्होंने अपने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को वो बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। प्रोफेसर के प्रोजेक्ट की बात सुनी तो माधवन का मुंह खुला का खुला रह गया, मतलब ऐसे नहीं, वो आश्चर्य में डूब गया कि ऐसा भी कोई यंत्र बन सकता है। आखिर जब उससे रहा ना गया तो पूछे, बेटा सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? आखिर उससे रहा गया तो उसने पूछा कि ये क्या इट इज़ पॉसिबल इन रियलिटी, कि ये वास्तव में संभव है? प्रोफेसर आमिस ने माधवन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता है? प्रोफेसर आमिस ने अपने सारे प्रोजेक्ट की बात माधवन को बता दी।
माधवन ने भी प्रोफेसर रामीश से पूछा कि क्या ये ऐसा संभव है, इट इज़ पॉसिबल के? तब प्रोफेसर रामीश ने उसको ऐसे देखा जैसे मानो 10 साल का बच्चा हो। बाद में उसने कहा कि क्यों नहीं भेजा जा सकता, मतलब अपने प्रोजेक्ट की आगे बात की। कहते हुए प्रोफेसर रामीश ने एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है तो उसे अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। थोड़ा उसको साइंस के बारे में समझाते हैं कि स्टैंडर्ड 5th में आपने ये साइंस में पढ़ लिया होगा कि कोई भी वस्तु होती है वो विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है और अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है तो उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तब माधवन जवाब देते हैं कि हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया, हाँ तो बराबर है, ये आपकी बात सही है। बोलते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणु परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। प्रोफेसर रामीश समझाते हुए माधवन कहे कि यदि किसी वस्तु की संरचना को हमें समझना है कि वो कैसे बनी तो हम उसके अणु और परमाणु का अध्ययन करेंगे, मतलब उसका अभ्यास करेंगे। और प्रोफेसर आगे बोल देंगे कि यह ठीक जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जे, मतलब मशीन के अंदर कोई भी मशीन खोलेंगे तो उसके अंदर कई सारे पुर्जे होंगे। पुर्जे मतलब पार्ट्स। तो वैसे पता चलेगा कि उसकी कार्य करने की पद्धति कैसी है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामीश की बात सुन रहा था। माधवन एकदम मूर्तिवत, मतलब कि एकदम स्टेडी बैठकर प्रोफेसर रामीश जो भी बात कर रहे थे वो सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था, प्रोफेसर की बात शुरू थी। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंग के माध्यम से कहीं भेजने की बात। अब प्रोफेसर रामीश उसको समझाते कि ये थी बनावट की बात। अब ये बात आती है कि वस्तु को तरंग मतलब कि वेव्स के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं कि प्रोफेसर रामीश माधवन को समझाते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट, ऊर्जा मतलब पावर कभी नष्ट नहीं होती, उसका स्वरूप परिवर्तन किया जाता है, उसका रूप बदल जा सकता है। जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा होती है मतलब बिजली आती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कैसे मशीनों में पावर देकर जो ऊर्जा है वो काम के तौर पर निकल देगी। आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अणु से जो भी ऊर्जा निकलती है उसको हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा का उदाहरण के रूप में लेते हैं कि अभी हम आणविक ऊर्जा के, अणु ऊर्जा है उसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। यहाँ ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ होते हैं उसको तोड़कर ये प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों का आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा मूल रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। आणविक ऊर्जा का उदाहरण देते हुए प्रोफेसर रामीश समझाते हैं कि यूरेनियम और थोरियम को तोड़कर हम अणु ऊर्जा बनाते हैं, उसके लिए परमाणु रिएक्टर काम आता है। तो कोई भी तत्व को तोड़कर अलग अलग बनाया जा सकता है, तो उसी तत्वों को वापस जोड़कर वो जो मूल रूप में उसको भी हम ला सकते हैं। तो माधवन उसकी बात का समर्थन करते हैं कि हाँ, यह तो सही बात है ये, क्योंकि दोनों साइंस से जुड़े हुए थे। प्रोफेसर रामीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें भी यह मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। प्रोफेसर रामीश डायरेक्ट असली मेन बात पर आते हैं कि तुम्हें भी मालूम है कि हमारा शरीर है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। प्रोफेसर समझा कि हालांकि वस्तु और जीवित प्राणी, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु और हम में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें वस्तु के लिए होती है वही बातें जीवित प्राणियों में वही नियम लागू पड़ता है अकॉर्डिंग टू साइंस। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को अपने मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि कोई भी वस्तु को हम तोड़कर उसको मूल स्वरूप में, कोई वस्तु को अलग अलग करके वापस उसको मूल स्वरूप में जोड़ सकते हैं। तो यही हम जीवित प्राणियों के साथ भी यही प्रक्रिया हम क्यों अपनाई नहीं जा सकते, कि यही फॉर्मूला हम उनके साथ भी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी वो पहले के वाली प्रक्रिया, मतलब जो वस्तुओं के साथ हम प्रक्रिया कर रहे हैं
उसके मुकाबले ये काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी। जटिल मतलब कि थोड़ी हार्ड होगी और श्रम साध्य ये ज़्यादा मेहनत मांग लेगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिश ने एक लंबी सांस ली। ये सारा समझाने के बाद प्रोफेसर रामिश ने लंबी सांस ली, मतलब वो थोड़ी देर के लिए रुके बात करने के लिए। प्रोफेसर की बात सुनकर माधव सम्मोहन की अवस्था में आ गया था। माधवन पूरा प्रोफेसर के साथ सम्मोहन मतलब कि मोहित कर लिया था। प्रोफेसर की बातों में वो एकदम आ गया था, उसका बातों से वो उसकी बातों का उसके ऊपर बहुत प्रभाव हुआ। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही नहीं पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्न व्यक्त करे या अथवा शंका। वो कंफ्यूज हो गया कि प्रोफेसर की ये बात सुनकर ये प्रसन्नता प्राप्त करे या शंका करे कि ये होगा या नहीं होगा। ये होगा तो प्रसन्नता मतलब कि प्रोफेसर ने क्या खोज की है वैसे। लेकिन अगले क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौन था और वह बोले बिना नहीं सकते। सर, माना कि यह प्रक्रिया संभव है, पर यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वो कंफ्यूज था, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल कौन था मतलब आया और वो बोले बिना रह ही नहीं सका। उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि यह कैसे सिद्ध होगा, मतलब सिद्ध मतलब ये कैसे होगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के हम दूसरी जगह भेज सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे मैं आप दूसरी जगह कैसे भेज सकते हो बिना किसी साधन के माध्यम। माधव की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की मुस्कान दौड़ गई। माधव की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान आई। वे बोले मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन से किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। माधवन का सवाल था कि ये कैसे सिद्ध होगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेजा सका, मतलब बिना किसी साधन। तब प्रोफेसर रामिश उसको एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैंने कब कहा ऐसे, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार फिल्म मतलब हम आज टीवी देख रहे हैं तो सैटेलाइट के माध्यम से आता है वेव्स तरंग, बराबर है, तो आता है सेटअप बॉक्स में आता है, सेटअप बॉक्स उसको कैचअप करता है और टीवी के ऊपर हमें मूल रूप में दिखाई देता है। जैसे हम लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, भले वो दुनिया के कोई भी कोने में हम खेली जा रही हो, लेकिन जैसा वहाँ दिख रहा है वैसा ही हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो वो किसके माध्यमों से आता है? वेव्स के माध्यमों से। तो प्रोफेसर रामिश भी माधवन को यही समझाते कि पहले मानव शरीर को पहले व्यक्ति को पहले मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, मतलब कि उसको अलग अलग करेंगे, फिर उन तत्वों को हम तरंगों के माध्यम से दूसरी जगह भेजेंगे और वो तरंग वहाँ इकट्ठे होकर मूल रूप में वापस बदल देंगे वैसे। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग होना मतलब कि चेतना में आना, मतलब कि जो ख्यालों में खोया हुआ था वहाँ से वो रियलिटी पर आया। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स के उठने वाला धुआं। जो खोया हुआ था विचारों में माधवन, वहाँ से अब रियली पर आ जाता है, क्योंकि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जो पावर सप्लाई जुड़ी थी उसमें निकल उठने वाला धुआं, जो प्रोफेसर ने प्रयोग चालू किया था वो वहाँ पर आ गया। जो मिलने वाली बात थी वो चली गई। अब जो रियलिटी जो दिन वो लोग प्रोजेक्ट करने वाले थे प्रयोग, वहाँ पर वो आ गई और देखा थी जो पावर सप्लाई से जुड़ा एक डिब्बा था, बॉक्स था, उसमें से धुआं निकल रहा था। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया मतलब कि वो डर गया, घबरा गया कि अब क्या होगा। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामिश का शरीर तरंगों में परिणत होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा तो जो प्रोफेसर रामिश का शरीर है वो तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र की ओर रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। एक्सपेरिमेंट चालू था और अचानक ये दुर्घटना हो गई कि जो पावर सप्लाई थी वाला बॉक्स था उसमें से धुआं निकलने लगा, मतलब कुछ खराबी हुई। माधवन का शरीर पसीने से ना उठा, वो घबरा गया, घबराहट के कारण पसीना आ गया। इससे पहले वह कुछ कर पाता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। वह पहले कुछ कर पाता, उससे पहले जो पावर बॉक्स में से धुआं निकला उसके कारण रूम की जो पावर सप्लाई मतलब लाइट चली गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना मतलब कि बहुत घबरा जाना, वो वापस घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे और क्या नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो एकदम कन्फ्यूज हो गए थे, क्या करूँ क्या ना करूँ। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़े कंप्यूटर ही काम कर रहा था। बस उस समय यंत्र से जुड़ा हुआ रडार और वो कंप्यूटर ही काम कर रहा था।
प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात थी कि तरंगों में परिवर्तित होकर प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। जो माधवन के घर पर जो यंत्र था, मतलब दूसरा पार्ट था, वो ठप हो गया, बंद हो गया। इसके कारण जो प्रोफेसर का शरीर था वो तरंगों में तो परिवर्तित हो गया था, लेकिन जो दूसरा भाग मशीन का था वो बंद हो गया। इसलिए वो तरंग है वो अपनी गति खो बैठा, मतलब जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचा और हवा के बहाव के कारण वो प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। नाले के झुग्गियाँ मतलब झोपड़ियाँ, नाले के किनारे के पास झोपड़पट्टी थी, उसमें काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ अभी शराब पी कर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। झोपड़ियों में जो लोग थे वो शराब पी कर आए थे, आपस में झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। चेचक मतलब शीतला नाम का रोग था। चेचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। झोपड़पट्टी का नज़ारा दिखाया गया यहाँ पर कि 2 लोग शराब पीकर झगड़ रहे थे। पास में 2 शीतला के रोग वाले, शीतला मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, अभी मेरे मन में ही था। और पास में ही 2 बच्चे, थोड़ी दूर बच्चे बैठे जो खाना खाने की जिद करते थे। उनकी माँ के पास जले चूल्हे की गीली लकड़ियाँ से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उसकी माँ उनके पास बैठी थी और वो जो चूल्हे पे खाना बनाए थे, लेकिन जो लकड़ियाँ थी वो कैसी थी, गीली थी। इसलिए वो बच्चों को डांट रही थी कि थोड़ी देर रुको, अभी खाना मिल जाएगा, लकड़ियाँ गीली है, चूल्हा चालू नहीं हो रहा है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। माधवन अपने घर में बैठा था, उसकी दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बात करने लगा था। उस उपक्रम में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। उधर माधवन की हालत है, मतलब माधवन पूरा घबरा गया था, उसका दिमाग काम नहीं करता। उसने पहले फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किया, फिर कभी बिजली के मिस्त्री मतलब इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, कभी अपने आप से भी बात करने लगा। उन कार्यक्रम में 15 मिनट कब खराब हो गए, कब व्यतीत हो गए, बीत गए, उसे पता ही नहीं था। सहसा माधवन के दिमाग में विचार कौन था मतलब आया उसके दिमाग में विचार है। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। जो प्रक्षेपण यंत्र जो पावर बॉक्स के साथ सप्लाई के साथ जो जुड़ा था वहाँ से निकाला और सीधा जो मेन सप्लाई था उसके साथ जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरे में रोशनी से भर गया, क्योंकि पावर बॉक्स में प्रॉब्लम आया था, जो रेगुलर बिजली थी उसमें प्रॉब्लम नहीं आया था। तो पावर बॉक्स से कनेक्शन निकाल कर डायरेक्ट जो घर की बिजली, जो रूम की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी उसके साथ जोड़ दिया, तो कमरा वापस रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। मानव प्रक्षेपण यंत्र था वो फिर से सक्रिय हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रित कक्षा की सीमा में था। और संयोग की बात मतलब अच्छी बात थी कि प्रोफेसर का शरीर जो हवा के बहाव से थोड़ा बह गया था, लेकिन वो जो मशीन के नियंत्रित क्षेत्र था उसमें ही था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही तरंग रिसीवर की ओर घूम गई। मशीन जैसे स्टार्ट हुआ, जो तरंग है वो रिसीवर की ओर घूमने लगे, मतलब जो तरंगे दूसरी ओर जाने लगी थी वो जो माधवन के घर पर जो रिसीवर रखा था उसकी ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। कुछ ही क्षणों में वो तरंगे थी वो प्रक्षेपण यंत्र पर रिसीव हो गई और कार्यप्रणाली चालू हो गई, तरंगों को पुनः मूल रूप में जोड़ने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर की चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। माधव जल्दी रिसीवर की जो केबिन थी, चैम्बर थी, वहाँ पहुंचा और वहाँ पर जो भी उनको प्रक्रिया करनी थी, साइंटिफिक प्रक्रिया, वो करने लगा। बटन जो थे, जो स्विच थी, वो प्रेस करने लगा। चंद क्षणों के अंतराल में पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलता पूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। चंद क्षणों में मतलब थोड़ी देर में रिसीवर जो था उन्होंने सारी प्रक्रिया कि भाई प्रोसेस कंप्लीट ऐसा संकेत दे दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। उसी क्षण रिसीवर चैम्बर में थोड़ी हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस वहाँ से बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका, वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और अपनी बाहों में भींच लिया। माधवन अपनी उत्तेजना थी, मतलब एक्साइटमेंट थी, उसको संभल नहीं सका। वो दौड़कर सब प्रोफेसर के पास पहुंचा और प्रोफेसर को हक कर
लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधव की बाहों में था। माधव ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन लाने लगा। जैसे ही माधव ने हक किया उसी दूसरे ही क्षण प्रोफेसर थे वो बेहोश हो गए। माधवन ने तुरंत उनको दूसरे कमरे में लिटा दिया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर को चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने प्रोफेसर रामिस को इंजेक्शन लगाया और थोड़ी गाइडेंस देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आए। आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आ गया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। यह देखकर माधवन की जान में जान आई मतलब कि उसको अच्छा लगा। जान में जान आना मतलब कि जो जहाँ पर उसका दिमाग अटका था वहाँ से वो आगे बढ़े क्योंकि सोच आगे बढ़ गई। वह बोला, बधाई हो सर आपका प्रयोग। उसने प्रोफेसर को कांग्रेचुलेट किया कि आपका प्रयोग सक्सेसफुल हो गया। प्रोफेसर रामिस ने मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का अनुभव जिससे वह अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। प्रोफेसर रामिस के दिमाग में कन्फ्यूज़न थी, बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनके वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। उन्होंने साबित कर दिया कि मानव शरीर को तरंगों के माध्यम से हम दूसरी जगह पर भेज सकते, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया और उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन दूसरी ओर थी जो तरंग मशीन में तकनीकी खराबी के कारण वो तरंगों में विभाजित हो गई थी और जो नाला था उनके पास झोपड़ियों में जो तरंगें पहुंच गई थी वहाँ उन्होंने देखा कि थोड़ी देर पहले का अनुभव से दो चार हुए मतलब कि वो अनुभव उन्होंने किया। नाले के सड़ांध मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवता ने उन्होंने हिलाकर रख दिया। सड़े हुए बजबजाती हुई मतलब सड़े हुए पानी से बुलबुले उठना। नाले में हम देखते गटर में नहीं पानी में से बुलबुले उठते वैसे उन्होंने देखा। जो झोपड़पट्टी की उन्होंने पूरी अवस्था देखी तो इसलिए उसका दिल पूरा हिला कर रख दिया, मतलब उनके विचारों को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। उसे अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब अपना कैरेक्टर ही खोखला उसको नजर आने लगा। मतलब उसको अब अपने आविष्कार के ऊपर कुछ सोचने ज़्यादातर वो झोपड़पट्टी के बारे में सोच रहे थे। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कान तक पहुंची। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। तभी उसको माधवन की बात आई प्रयोग और उसने माधवन की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग है? एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट? प्रयोग वाली बात निकाली कि अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवानी है। अब वो झोपड़पट्टी का जो उसको अनुभव था उसके कारण उसका दिल पूरा ही बदल गया, मन बदल गया और कहने लगे कि अब मुझे जो भारत के लाखों नागरिक कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन को उनको न्यूनतम मतलब जो ज़रूरी सुविधा है वो मुझे उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो उसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। प्रोफेसर वहाँ से उठकर चले गए अपने कमरे में, दूसरे अपने मतलब कि अपने प्रयोगशाला में, और जो ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था ये उन्होंने पूरा स्टॉप कर दिया। और वो जो झोपड़पट्टी का उनको जो अनुभव था 2-4 मिनट का उसके ऊपर वो कार्य करने लगे। लेकिन ये माधवन को कैसे पता था? इसलिए लेखक ने यहाँ पर पाठ का नाम दिया एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत यहाँ पर ये नहीं समझनी है कि प्रोफेसर रामिस ने तरंगों के माध्यम से मानव शरीर को एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो तरंग में परिवर्तित हुए तब उन्होंने झोपड़पट्टी में जो नज़ारा देखा, जो वहाँ का रहनी सहनी देखी उसने लोगों की, उससे कारण उसका दिल भराया और उन लोगों की मदद के लिए वो जुड़ गए और अपना ये जो उनको वर्ल्ड फेमस बनाने वाला प्रोजेक्ट था वो उन्होंने स्टॉप कर दिया। ओके विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।